हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो यूजफुल रहेगी DSSB असिस्टेंट स्टैटिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। राजस्थान में स्टैटिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं कभी स्टूडेंट, जिसको संगणक बोलते हैं, राइट। और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर स्टैटिस्टिक्स आ रही है एग्जाम में, वहां पर देखो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ये बोलूं कि कंटेंट तो बहुत इजीली मिल जाता है आप लोगों को और पढ़ भी लेते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करना थोड़ा एक बड़ा चैलेंज होता है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन फ्रेम लॉन्ग होते हैं, सब्जेक्टिव वे से हम पढ़ते आए हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और हम कहीं ना कहीं बहुत पढ़ने के बाद भी आइडिया नहीं लगा पाते कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगी ही नहीं, बल्कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे टैकल करें उसका भी ढंग बताऊंगी, और कैसे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आपसे पूछे जाएंगे, राइट। स्टैटिस्टिक्स में जो DSSB में जो एक मतलब स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है, DSSB असिस्टेंट स्टैटिकल असिस्टेंट का जो पेपर होता है उसमें स्टैटिस्टिक्स का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया गया है। आप लोगों के प्रीवियस ईयर की स्टडी करके ही मैं ये सिलेबस लाई हूँ और उसी अकॉर्डिंग मैं ये जो पूरा कोर्स है वो कराने वाली हूँ। स्टूडेंट, मेरे कोर्स की कुछ वीडियोस फ्री रहेगी, जो बच्चे पेड कोर्स में नहीं आना चाहते वो यूट्यूब से फ्री वीडियो में पढ़ सकते हैं, राइट। और जो मेरे कोर्स को खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वो मेरी ऐप से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग परचेज कर सकते हैं, और यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों की पूरी स्टेट्स कैसे कवर करवाने वाली हूँ। स्टूडेंट, आपके एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे लगता है विद इन 2 मंथ्स आप लोगों का एग्जाम हो जाना चाहिए, और ये आप लोगों का एक क्रैश कोर्स है, राइट। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही कराई जाएगी, फालतू की चीजें नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो फालतू नॉलेज लेनी है तो आप लोग स्टैट्स में PhD कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है तो आप लोग सही जगह पर है। स्टूडेंट, ट्रस्ट के साथ सब कुछ है, ट्रस्ट करिएगा, ठीक है, और बाकी आप लोगों का रिजल्ट बताएगा, ठीक है। देखते हैं मेरी आज की जो वीडियो है स्टैट्स की। देखो, आज का टॉपिक है मेरा जो सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सिंगल सेंट्रल और मिडल वैल्यू सिंगल वैल्यू, राइट। इसको बोलते हैं सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, यानी बहुत सारे डाटा को, ग्रुप ऑफ डाटा का एक रिजल्ट देते, उसको बोलते हैं सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, बहुत सारे बच्चों का ग्रुप एक क्लास कहलाई, राइट। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? हम बोलते हैं ना, ये क्या है? जैसे यहाँ पे भी स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग क्या बोलते हो उसको? स्टूडेंट्स बैठे हैं, या फिर ये बोलते हो कि क्लास बैठी हुई है वहां पर एक? आप लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, बिकॉज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया? क्लास हो गई, राइट। तो ऐसे ही जब बहुत सारी वैल्यूज को एक वैल्यू में, एक चीज में, एक नाम से आप पुकार दो, उसे बोलते हैं एक सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सारे डेटा को एक नाम दे दे या फिर एक रिजल्ट निकाल दे, उसे बोलेंगे सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। बच्चे ना क्वेश्चन निकालने की तरफ भागते हैं, लेकिन जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो मेनली पूछा जाता है प्रिंसिपल से, प्रॉपर्टीज से। तो क्वेश्चन निकालना नॉट अ बिग डील, राइट, बट आप लोगों के लिए प्रॉपर्टीज को समझना और उससे रिगार्डेड क्वेश्चन करना थोड़े मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज से डील करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। अब है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे होता है बेटा? आप लोगों का 2 तरीके से होता है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेज क्या होती है? जहां पर आप लोग जो फॉर्मूलाज का कैलकुलेशन है वो कैसे कर सकते हैं? मैथ्स का यूज करके, राइट। जिन एवरेजेस का यूज आप लोग मैथमेटिकल टर्म से करते हैं उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? बताओ। मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है।
इसमें यानी फॉर्मूला से चीजें निकाली जाती है, उसे बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज। यानी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, फिर से बता देते हैं, दो तरीके से की जाती है। कौन कौन से तरीके से? मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में तीन एवरेज आती है। कौन कौन सी? अर्थमेटिकल, एएम, जीएम, जियोमेट्रिक, ठीक है। फिर है आप लोगों का ज्योमेट्रिक भी बोलते हैं कोई बच्चा, और फिर थर्ड है आप लोगों का हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये तीन है आप लोगों के मैथमेटिकल, जो कि केवल फॉर्मूला से निकाली जाती है, ठीक है। फिर आपकी पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल मतलब जो कैलकुलेट की जाती है फॉर्मूला और डायग्राम दोनों से। डायग्राम से भी कैलकुलेट की जा सकती है और फॉर्मूला से भी, इसलिए इनको पोजिशनल बोलते हैं। पोजिशनल में कौन कौन सी आती है बेटा? मोड आती है, मीडियन आती है, क्वार्टाइल, डिकाइल और परसेंटाइल, राइट। अब मोड को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का कि भाई मोड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है डायग्रामेटिक वे से? तो हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, राइट। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से किसको निकाला जा सकता है? मोड को। फिर है आप लोगों का कि भाई मीडियन को, यानी जो ओगिव कर्व है वो कहां का यूज होता है? तो मीडियन को निकाला जा सकता है क्वार्टाइल और डिकाइल और परसेंटाइल को किससे निकाला जाता है? ओगिव कर्व से, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहां से इस चार्ट से या तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज पूछ लेंगे कि कौन सा पोजिशनल एवरेज है, कौन सा मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, ऐसा करके। या फिर पूछा जाता है मोड किससे निकाला जाता है, आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ओगिव, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, ऐसे करके, राइट। तो आप लोगों को याद रखना है। फिर है आप लोगों की फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है बेटा? देखो, अब एक ये चीज यहां से छूट गया कि एएम एक जो आइडियल मेजर होता है निकालने का, सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का एक आइडियल मेजर, यानी सबसे अच्छा मेजरमेंट कौन सा है? अर्थमेटिकल एवरेज, ठीक है। अर्थमेटिकल एवरेज या अर्थमेटिकल मेजर, राइट। अब भाई ये तो सारे सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट थे ना, एएम, जीएम, एचएम, मोड, मीडियन, डिकाइल, परसेंटाइल, ये सारे किसके पार्ट थे? सेंट्रल टेंडेंसी के। पर इनमें बेस्ट कौन है? एएम, ठीक है। फिर है आपके फीचर्स क्या है सेंट्रल टेंडेंसी के, ये याद रखने हैं, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। एम्बिग्यूअस और रिजिड होना चाहिए, रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं पहले ग्रुप किसी और ग्रुप ऑफ डेटा का निकालना था, अब दूसरा बदल गया, तो मतलब रिजिड होना चाहिए, रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। सिंपल टू कैलकुलेट होना चाहिए, इजिली कॉम्प्रीहेंड होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद करने वाली है, वो ये वाले पॉइंट्स है। लीस्ट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, लीस्ट अफेक्ट बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन और बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, राइट। ये तीनों आप लोगों को मेनली याद रखनी है कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी में जो डेटा होता है वो सभी जो ऑब्जर्वेशन है उन पर बेस्ड होता है। लीस्ट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होता है और लीस्ट अफेक्ट बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, 3 तरह की सीरीज होती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जैसे ये वाली 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में लिखी है। डिस्क्रीट सीरीज ऐसे वाली। कंटिन्यूस सीरीज जिसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी लिखी गई है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे, राइट। अब इंडिविजुअल सीरीज जिसमें एक ही चीज के बारे में बताया गया हो। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में आप लोगों को डिफरेंस समझना जरूरी है। डिस्क्रीट सीरीज जैसे जिसको नंबर में लिखा जाता है, जैसे एक रूम जैसे, ठीक है। मैन, पेन। अब यह एक या आधा नहीं हो सकता ना, मतलब रूम या तो एक होगा या 2 होगा, आधा नहीं हो सकता ना, ऐसे, तो इसको बोल देंगे डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यू सीरीज जो कॉन्टिन्यू हो सकते हैं, जैसे वेट है ना, हाइट, ठीक है। अब ऐसे कैसे? जैसे वेट कितना हो सकता है? 57.5। हाइट कितनी हो सकती है? 4 इंच समथिंग, है ना, 4 ऐसे करके हो सकती है। तो ऐसे मतलब जो पॉइंट्स में हो सकता है उसे कॉन्टिन्यू बोलते हैं, जो पॉइंट्स में नहीं हो सकता उसे डिस्क्रीट बोलते हैं, यानी डेसिमल में नहीं हो सकता। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ एएम। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा एएम की प्रॉपर्टीज करवाऊंगी, आई होप आपको समझ आए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एएम, यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फॉर्मूले क्वेश्चन निकालते रह जाते हैं, और क्वेश्चन आते हैं यहां से। आपको स्टेट्स ऐसे करवाऊंगी ना कि आप लोगों को इजीली समझ आए, और मेरे नोट्स को सिर्फ आप 5-7 बार पढ़ के चले जाएं, उससे आप लोगों का आराम से क्वेश्चंस टैकल हो जाएंगे। DSSB में कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाती है, इसलिए आप अगर मेरे क्लासेस को, नोट्स को ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोगों के 100 में से 70 अबाउ आराम से आ जाएंगे, राइट। तो आप लोगों को ट्रस्ट करना है, चीजों को ध्यान से सुनना है, और जो मेरे ऑलरेडी मेरे बैच में बच्चे हैं
उनको जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, मैंने आज सुबह ही लॉन्च किया था और फिर भी आप लोगों ने मतलब ये समझ लो कि बैच ले लिया है, तो सबसे पहले बेटर ट्रस्ट के लिए थैंक यू। और दूसरा मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि पढ़ते रहिए, प्लीज चीजों को आंखों से निकालते रहिए बार बार। अगर रिवीजन आप 10 बार भी करते हो, 20 बार भी करते हो तो भी कम है, रिवाइज करते रहिए। कंटेंट को कम पढ़िए पर रिवाइज ज्यादा बार करिए, ठीक है, ना कि कंटेंट की तरफ भागते रहिए। फोन की देखो ना, गैलरी भरी पड़ी है पीडीएफ से, बट पढ़ते कोई नहीं है। तो कंटेंट की तरफ भागना बंद करिए, एक प्लेटफॉर्म पे विश्वास करिए। मेरे पे करते हैं तो मैं लकी समझूंगी खुद को। तो प्लीज कंटेंट को समझिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। देखो पहला प्रॉपर्टी है आप लोगों की, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट वेरिएबल देन एम इज आल्सो कांस्टेंट। देखो पहला है इफ एम ऑल, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो कांस्टेंट है यानी स्थिर है, तो जो हमारा एम है यानी अरिथमेटिक मीन है वो भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल बताया मैंने कि भाई डाटा है 8888, अगर कांस्टेंट है ना भाई, नहीं बढ़ रहा ना, तो उसे बोलेंगे तो इसका अरिथमेटिक मीन भी क्या रहेगा, 8 रहेगा। आई होप समझ आया होगा पहली प्रॉपर्टीज। आपसे ऐसे ही पूछ ले जाएगा, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट वेरिएबल देन एम इज 0 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे। फिर है एम इज मोस्ट अफेक्टेड बाय, एम किससे अफेक्ट होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से। एग्जांपल जेड, पहले जेड की वैल्यू दे रखी थी 3826, हमने इसका मीन निकाला अरिथमेटिक मीन तो ये आया। फिर हमने एक वैल्यू 1000 ले ली तो हमारा अरिथमेटिक मीन भी बहुत बदल गया। तो यानी हमारा जो एम है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, यानी जो ये वैल्यूज है ना इनसे इफेक्ट होता है, ठीक है, इनके गैप से बोल सकते हैं। एम लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये लाइन सिर्फ आप लोगों को समझने की नहीं है, रटने की है। लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन और मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। फिर है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब देखो अगर मीन में अगर ये बोल दिया जाए आपको 6 4 10 ये वैल्यूज है और ये इतनी एन तक है, तो इसका वो निकालो एवरेज। आप लोग कैसे निकालोगे, अरिथमेटिक मीन निकालो, नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं एंड का है। तो मतलब आप ये जो अरिथमेटिक मीन है वो सब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। फिर है एम रिजिडली डिफाइंड, जो अरिथमेटिक मीन होता है वो रिजिडली डिफाइंड होता है आप लोगों का, ठीक है। फिर है मैथमेटिक कैलकुलेशन पॉसिबल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल होती है भाई। अपना जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है ना ऐसे समेशन या सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, है ना। तो इसका क्या होता है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है वो पॉसिबल होता है। कांट कैलकुलेटेड ओपन एंडेड क्लासेस, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि ओपन एंड क्लास क्या होती है, ठीक है। ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता ओपन एंड क्लासेस में, ठीक है। फिर आप लोगों का अगला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन अरिथमेटिक मीन इज 0। अब ये प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की है, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। जो एल्जेब्रिक सम होता है डेविएशन का अरिथमेटिक मीन का वो 0 होता है। कैसे, देखो बेटा आप लोगों को x दी हुई है, ये दी हुई है वैल्यू, आपने x में से जो x बार है लेस कर दिया, यानी x में से x की वैल्यू में से अरिथमेटिक मीन लेस कर दिया। अरिथमेटिक मीन कैसे आता है, ये 10 डिवाइडेड बाय 4, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दिया नंबर ऑफ से, ठीक है। फिर 2.5 आ गया, इनमें से लेस करा तो ये देखो प्लस का 1.5 माइनस प्लस का 0.5 माइनस माइनस, तो इन सबको आपस में कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इनका जो डेविएशन है वो क्या आया, इसी को तो डेविएशन बोल रहे हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन अरिथमेटिक मीन इज 0, यही हमारी प्रॉपर्टी बता रही है, ठीक है। ये भी पढ़ने का यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, भूल के नहीं जा सकते इसको तुम लोग, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, स्टूडेंट ध्यान दे इस प्रॉपर्टी से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अगर आप पूरा कोर्स ना लेके नोट्स भी लेते तो भी आप लोगों को समझ आ जाएगा आराम से, ठीक है। पर मैं कहूंगी कि कोर्स लें, नोट्स की तरफ ना जाएं, बिकॉज नोट्स क्या होगा, नोट्स से आप लोग अपने तरीके से चीजें समझेंगे ना, और जो कोर्स है उसे मैं समझाऊंगी तो आप लोग इजिली समझ जाओगे। जैसे इस प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे इफ सिग्मा 10 i इज इक्वल टू 1 xi माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन अरिथमेटिक मीन। अगर इक्वल के बाद 0 है तो आप लोगों का अरिथमेटिक मीन यही हो जाएगा जो ये वैल्यू गिवन है। तो इक्वल के आगे 0 है तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा हमारा 12, राइट। बस फिर आप देखो आगे देखो क्वेश्चन 2, ये कैसा आता है, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा गया है, ये मैंने जो समझाया वही है। इफ इक्वल टू के आगे 0 नहीं है तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। तो फिर क्या करना है आप लोगों को, जो ये वाली वैल्यू है जो सिग्मा के ऊपर लिखा हुआ है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 80 के डिवाइड आ गया 10,
10 से ये इसको कैंसिल करेंगे तो 8 आ गया। अब इसको, इस वाली वैल्यू को इसमें से लेस कर देना है, तो 8 को लेस करेंगे -8 में से, कितना आ जाएगा बताओ आप लोग, इतना तो मैथ्स जानते होगे। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 16, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन निकालने का पूरा वही तरीका बताया हुआ है मैंने, जो बच्चे नोट्स लेते हैं उनके लिए। ठीक है, आपको तो मैंने समझा दिया है। फिर है आप लोगों की 9th प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन डिपेंड्स ऑन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। दोनों पर डिपेंडेंट होता है, ओरिजिन पर भी और स्केल पर भी। कौन? अर्थमेटिक मीन। और आप लोग ना सिर्फ जो मतलब टीचर्स होते हैं ना, मोस्टली ये बता के छोड़ देंगे कि अर्थमेटिक मीन डिपेंड होता है ओरिजिन और चेंज इन स्केल। अब बच्चों को यही नहीं पता होता ओरिजिन क्या है और स्केल क्या है, राइट। तो ओरिजिन का मतलब होता है बेटा कहीं ना कहीं प्लस माइनस, और चेंज इन स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ठीक है, अब ये क्या मतलब है, देखो ये वाला एग्जांपल है, एक्स एंड वाई दे रखा है, एक्स है ये वाला, y है ये वाला। जो y वैल्यू है वो कैसे आई है, x में 2 प्लस कर दिया तो y की ये वैल्यू आ गई, 5 में 2 प्लस करा 7 आ गया, 17 में 2 प्लस करा 19 आ गया, 36 में 2 प्लस किया 38 आ गया, 51 में 2 प्लस किया 53 आ गया। तो ये पूछ रहा है इफ अर्थमेटिक मीन इज 19 देन कैलकुलेटेड y, तो y बार कैलकुलेट करना है, यानी y का मीन याद करना है। अगर x का मीन हमारा 19 है तो y का मीन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो भाई जो ये से वैल्यू आई है आप लोगों को याद रखना है, जो भी क्वेश्चन में हो रहा है भाई आप लोगों को कर देना है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, x की वैल्यू में 2 प्लस हो रहा है, तो हम लोगों को x के मीन में 2 प्लस कर देना है, यानी 19 में 2 प्लस करेंगे तो 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब कई बार आप लोगों को ऐसे स्टेटमेंट दे दी जाती है y इज इक्वल टू a प्लस b और x देन, तो आप लोगों को याद रखना है जो a है वो चेंज इन ओरिजिन है और जो b है वो चेंज इन स्केल है। ये b है ये चेंज इन स्केल है और a है ये चेंज इन ओरिजिन है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जांपल है, x और y की वैल्यू दे रखी है, इसमें भी x का मीन दे रखा है 20 और y का मीन निकालना है। अब जो x में और y के बीच में रिलेशन है वही हमें कर देना है। x 5 था, y 15 है, 15 यानी 3 से गुना हो रहा है, 6 है 18 है यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई यानी तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 60। बस ये करना है आपको। पर बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि उनको समझाया ही नहीं गया है। आप लोगों की गलती नहीं है, स्टडीज को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, वो सबको नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ट्रस्ट करिए, एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आएगा, आप लोगों की मैम की क्लास से बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज कोर्स लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग आराम से DSSB का जो स्टैटिकल असिस्टेंट का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। आप लोगों को इजीली स्टैट्स के पोर्शन में आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्स अभी शुरू किया है तो धीरे धीरे मतलब एंड होएगा, 1 मंथ में मैं इसको एंड कर दूंगी। ठीक है, 31 दिसंबर तक मैं आप लोगों का ये कोर्स एंड कर दूंगी और अभी तो एग्जाम डेट नहीं आई है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और अफोर्डेबल फीस है, लोगों ने 6 से 7 हजार रखी गई है, मैंने इसकी 2500 रखी गई है फीस ओनली। ठीक है, आप लोगों को उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट मैं क्वालिटी दे रही हूँ तो प्लीज क्वालिटी पे प्राइस मत देखना, क्वालिटी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद प्राइस। ओके, अब अगर आपको क्वालिटी चाहिए, अगर एडी का शूज चाहिए तो 200 में तो नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर मैं आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई कराने की लिए सोच रही हूँ तो आप लोगों को मतलब क्वालिटी वाइज पे तो करना पड़ेगा, राइट। फिर भी बेटा जितनी भी फीस आप लोगों से मार्केट में ली जा रही है उतनी फीस नहीं है मेरे कोर्स की, मैंने नॉर्मल फीस ही रखी है एज पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, अब देखो आगे देखो अर्थमेटिक मीन जो 5 नंबर है उनका गिवन है 5 नंबर 85। इफ 8 इज एडेड, अगर 8 ऐड कर दिया जाए मीन में तो हमारा मीन क्या होगा, नंबर में 8 ऐड कर दिया जाए, मतलब 5 नंबर का जो मीन है वो 85 है, अगर सभी नंबर में 5-5 ऐड कर दिया जाए तो हमारा मीन क्या होगा। बच्चे भाई बड़े कंफ्यूज, कुछ नहीं करना, जो मीन में कर रहे हैं जो क्वेश्चन में कर रहे हैं वही मीन के साथ कर दो, यानी जो अर्थमेटिक मीन है 85 है ना तो उसी में ही हमारा 8 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 93। आंसर बहुत जल्दी आ गया। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। 10th प्रॉपर्टी है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, ये कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है यहाँ से। n1 x1 प्लस n2 x2 यानी मीन 2
ठीक है, N1 प्लस N2, ठीक है, जो भी, और ये है मीन 1 और 2, राइट। फिर है आप लोगों का इक्वल डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑब्जर्वेशन। अगर जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उनमें इक्वल डिफरेंस है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन निकालने का, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 दिया गया है तो इनमें सब में इक्वल डिफरेंस है, तो 10 प्लस 50 कितना हो गया 60, 60 डिवाइड बाय 2 यानी 30 हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम प्रोपोर्शन तो अर्थमेटिक मीन हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वेरिएबल्स की वो घट रही है या बढ़ रही है सेम प्रोपोर्शन में तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो कांस्टेंट रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है आप लोगों का, प्लीज करके जाएं, छोड़ के ना जाएं। और कुछ वीडियोस में फ्री भी लेकर आई हूं, जो बच्चे कोर्स नहीं परचेज करना चाहते वो फ्री भी बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। इवन नंबर अर्थमेटिक मीन, अब जो एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू n प्लस 1, 1 2 3 4 ऐसे दिया गया है, 22 38 60 84, ठीक है। फिर 14 प्लस 1 यानी जितने नंबर है उसमें ऐड कर देना 1, अगर इवन नंबर है तो, ठीक है, इवन नंबर का है तो, ये इवन नहीं है, ये सारे मिक्स है, गलती से दिया गया है शायद, ठीक है। तो जितने भी नंबर गिवन है उसमें n प्लस 1, ठीक है, तो यानी कितने हो गए हमारे 15 हो गया, ठीक है। n नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में क्या फॉर्मूला लगाना है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर ओड नंबर में अगर आप लोगों का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो सीधा n, जितने भी नंबर है वही हो जाएगा आप लोगों का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स है, कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। फिर है अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, अर्थमेटिक मीन सिमिलर वेट्स 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो डायरेक्टली आप लोगों को अर्थमेटिक मीन से मीन तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पे आपकी अर्थमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज है वो फिनिश होती है और अर्थमेटिक मीन पूरा खत्म होता है। बेटा मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ फ्री वीडियोस भी लाऊंगी ताकि जो बच्चे कोर्स नहीं परचेज करना चाहते उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। पर अगर आप लोग अपना क्रैश कोर्स, यानी देखो मैं मोस्टली वही चीज कराती हूँ जो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जो फालतू होते हैं वो मैं कराती ही नहीं हूँ। मुझे आप लोगों को फालतू नॉलेज नहीं देनी है, उतनी ही देनी है जितने एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ट्रस्ट है तो आइए मुझसे जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू और मेरे ऐप के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं ये कहूंगी कि स्टैटिस्टिक्स, आप लोग कहोगे कि मैम इसके साथ बुक कौन से पढ़े, मैं कहूंगी कोई भी बुक नहीं पढ़नी, जो कंटेंट होगा मैं प्रोवाइड करूंगी पूरा, ठीक है। स्टैट्स के लिए आप लोगों को कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप संगणक की तैयारी कर रहे हैं या DSSB स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, स्टैट्स के लिए परेशान है तो प्लीज मत होइए और मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखिए। और क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी क्रैश कोर्स में इतनी, मतलब शुरुआत में मैंने PYQs और नोट्स आपके डाले हैं, नोट्स, और इसके अलावा वीडियोस इतनी नहीं डली, अभी डल जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। बट आप लोग परचेज कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं क्लासेस का, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।